नमस्कार, आई एम वैभवी शर्मा और आज हम ऋषि सर के साथ मेंटल हेल्थ टॉपिक के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर पर हमारी प्रीवियस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सर, अक्सर जो लोग एंजाइटी से ग्रस्त होते हैं उन्हें लोग एबनॉर्मल का टैग देते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने बहुत टैबू बना दिया है मेंटल हेल्थ को लेकर। हम उसके लिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं, और ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि वो एबनॉर्मल की कैटेगरी में आ गए, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज के समय में ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है कि थोड़ा सा प्रेशर और थोड़ी सी स्ट्रेस उसको डिसऑर्डर की कैटेगरी में ला सकता है। तो हम कोई हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं जी रहे, हमारा मेंटल हेल्थ कोई बहुत स्टेबल नहीं है, ठीक एज पर है। थोड़ा सा डिस्टेंस इधर से हुआ कि वो आ जाएगा आपके डिसऑर्डर की कैटेगरी में। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डिसऑर्डर के आसपास नहीं है। लाइफ के किसी फेज में वो डिसऑर्डर में भी शायद वो फेस करता है, उसको पता हो या ना पता हो। तो कंडीशन जब ऐसी खराब हो हर व्यक्ति की, तो पहली बात तो किसी का अधिकार बनता नहीं कि वो किसी को ऐसा लेबल लगाए या जज करे कि वो व्यक्ति एबनॉर्मल है। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति फेस कर रहा है इन प्रॉब्लम्स को, तो समाज को चाहिए कि वो उसे सपोर्ट करे, उसे ये ना बताए कि उसके पास ये प्रॉब्लम है। उसे कंफर्ट अगर नहीं दे सकते हैं तो उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसको क्या जरूरत है, कि उसको इलाज की जरूरत है। वो इलाज करा रहा है अपना, या नहीं भी करा रहा। तो हमें ये भीड़ चाल और ये भीड़ के लोगों की बातों को, दुनिया की बातों को थोड़ा सा साइड करनी चाहिए, इग्नोर करनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति है वो अगर सफर कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं बहुत संवेदनशील अवस्था में होता है। तो लोगों की ये बातें उसे हर्ट कर सकती हैं, उसे और तकलीफ पहुंचा सकती हैं। तो लोगों की बातों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए हर किसी को, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अबनॉर्मल ही है, नॉर्मल वो भी नहीं है। बस फर्क इतना है कि अभी उन्होंने डॉक्टर के पास जाकर मेडिकेशन और ये सब अभी जांच करवाया है। अगर वो जाएंगे तो पता चलेगा कि कुछ ना कुछ चीजें से वो भी सफर ही कर रहे हैं और वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो लोग तो बेवकूफ हैं ही, तो हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और लोगों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी परेशानी से सफर कर रहा है तो उसे सहयोग करे। हमको मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत कॉमन बना देना चाहिए, बहुत नॉर्मल सी चीज बना देनी चाहिए, ताकि इसके प्रति जागरूकता बढ़े। और व्यक्ति को भी, क्योंकि कई बार लोग डिनायल मोड में रहते हैं कि अब मैं मेडिकेशन क्यों लूं, मैं पागल नहीं हूं, या मुझे जरूरत नहीं है ये सब चीज की। तो जितना हमने इसको टैबू बना के रखा हुआ है, उतनी हमारी परेशानियां पूरे समाज की बढ़ती ही जाएंगी। तो एक सही कदम यही होगा कि हम इस पर खुलकर बातचीत करना शुरू करें और इसे बहुत जनरलाइज कर दें कि ये सामान्य प्रक्रिया और हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। अगर एंजाइटी इनिशियल डेज पर है या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ना हो, इनिशियल या मिडिल स्टेजेस पर है, तो बिल्कुल आपकी छोटी छोटी चीजों से हम उसको क्योर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप किसी ट्रस्टवर्दी के साथ अपनी बातें शेयर करें, और आप अपने मूड को चेंज करने पर फोकस करें, खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर पर जाएं, म्यूजिक सुने। एक बहुत प्यारा सा एक छोटा सा मेथड है जिसे 333 मेथड भी कहते हैं, कि आप अपने आसपास के 3 चीज़ों को गौर करें, 3 विजुअल चीज़ों को, और फिर उसके बाद 3 साउंड्स पर आप फोकस करें कि आप कितने दूर की, कितने पास की, कौन कौन सी आवाज़ों को आप सुन पा रहे हैं। और आप 3 बॉडी पार्ट्स को भी आप महसूस करें, चाहे वो हाथ हो गया, पैर हो गया, या बैक हो गया। इस तरह की किसी भी 3 पार्ट्स को आप महसूस करें। तो इससे आपका जो अटेंशन है, फोकस है, वो शिफ्ट होगा, और आप उस एंशियस माहौल से आपकी एनर्जी जो है वो शिफ्ट होगी और आप काम डाउन होगी। और भी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं आपके डे टू डे लाइफ में। आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइट जितना बैलेंस होगा, आपका सोशलाइज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि आप जितने ज़्यादा सोशल होते हैं, बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं हेल्प होती है। क्योंकि जब आदमी फेस करता है इन चीज़ों को, जब एंजाइटी को फेस कर होता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। उसे अनसेफ भी महसूस होता है कि मुझे शायद लोग नहीं समझते हैं या नहीं समझेंगे कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ, तो वो बहुत आइसोलेशन में जाते हैं। और ये चीज़ उन्हें नहीं करनी चाहिए, उन्हें बाहर निकलना चाहिए, सोशलाइज होना चाहिए, लोगों से बातें करनी चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो अगर वो छोटी छोटी इन चीज़ों को कर लेंगे तो डेफिनेटली विदाउट मेडिकेशन वो इन चीज़ों पर बिल्कुल काम कर सकते हैं, उसे हील कर सकते हैं। और मेडिटेशन इज फॉर श्योर, क्योंकि ध्यान ही है इन सारी चीज़ों का समाधान। ध्यान से ही आप अपने फिजिकल हेल्थ को और स्पेशली मेंटल हेल्थ को आप क्योर कर सकते हैं। जी सर, हाउ आर एंजाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएटेड? एंजाइटी और डिप्रेशन ये दोनों अलग अलग चीजें। एंजाइटी में कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, लेकिन डिप्रेशन में आप आइसोलेट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा आप डिप्रेसिव मोड में आ जाते हैं, बहुत डार्क जोन में आ जाते हैं। सो दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है एंजाइटी। ओके, ठीक है। सो और जिसे एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसकी भी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चला जाए। ओके, डिप्रेशन मींस क्लिनिकल डिप्रेशन। हाँ, हम नॉर्मली आजकल क्या है, हम डिप्रेशन फील हो रहा है या हम डिप्रेशन बहुत कॉमनली यूज करने लग जाते हैं, बट डिप्रेशन एक समझिए एक मेंटल इलनेस है। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन की स्थिति में वो अगर 6 महीने से अधिक है, तो वो डिप्रेशन की कैटेगरी में, क्लिनिकल डिप्रेशन की कैटेगरी में वो आता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट हाँ, अगर किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसकी डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और डिप्रेशन में चीजें थोड़ी सी ज्यादा खराब हो जाती हैं, ये कहना चाहिए। जी सर, ये तो वही बात हो गई कि लोग सैडनेस को डिप्रेशन बोलते हैं। जस्ट लाइक मैंने अगर कुछ ऑयली खाया और मुझे एसिडिटी हुई, सो आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड एंड सेइंग कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, जबकि असलियत में वो एसिडिटी है। बिल्कुल। तो यही है कि जब तक हमें अनुभव नहीं होता है, हमें वो समझ हमारे अंदर डेवलप नहीं होती है, तब हम बहुत कॉमन अगर हम यूज करने लगे ना, तो वो ये कि जो एक्चुअल में फेस कर रहा हो उस डिप्रेशन को, उसे लगेगा, लोग उसे समझेंगे कि हाँ ठीक है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन फील होता है, हर दूसरे तीसरे दिन में किसी को भी हो रहा है, तो उसे वो इतनी सीरियसली नहीं लेंगे। बट वो एक सीरियस इशू है और इसे पूरी गंभीरता के साथ लेनी चाहिए। बिल्कुल, और इसे हमें शेर आया हमें कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए। सर, हाउ नॉट टू प्रोक्रास्टिनेट द सिचुएशन व्हिच कैन ब्रिंग एंजाइटी? बेसिकली आप एंजाइटी के बाद जो वर्स्ट सिनेरियोस को फेस करते हो, या जब आप पैनिक में होते हो, पैनिक डिसऑर्डर जिसमें होता है, जब वो पैनिक अटैक आया और फिर उन्होंने फेस किया वो जो कुछ भी, वो बहुत वर्स्ट था उनके लिए, तो उनका कहीं ना कहीं बार बार एक ही गहरा डर बैठा हुआ होता है कि मुझे फिर से उस सिचुएशन में न जाना पड़े। जी, इसलिए वो इन चीजों से बचने के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन का एक तरीका अपनाते हैं जी, कि ये सिचुएशन ना आए, इसलिए हम इसको बार बार टालेंगे, इससे बचने के वो अपने उपाय करते हैं। लेकिन इन सब का जो बेस है वो है डर। तो उस क्लाइंट को चाहिए कि वो अपने डर पर काम करे, उसे बहुत रिलैक्सफुली ले। अगर उसे लग रहा है कि हाँ चीजें थोड़ी सी एंशियस हो रही हैं, तो पॉज ले, एक ब्रेक ले, ठीक है, और अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर फोकस करे। मतलब अपने आप को पहले स्थिर कर ले, मन से, शरीर से, और फिर उसका धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू करे। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट करना इज नॉट द ऑप्शन, उसे अपने डर पर काम करना होगा, उसे अपने डर पर विजय पाना होगा। और वो जो डर पर काम होगा वो कैसे होगा? क्या हम जो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं उसे अभी कर लें? अगर कोई सिचुएशन से डर लग रहा है जो हमारे हाथों में है, क्या हम उसे अभी फेस कर लें? बिल्कुल, ये भी एक तरीका है। ये बताता है कि अभी आपका डर उस लेवल में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप उसको अभी उस एक्शन को अभी आप लेने जा रहे हैं। दूसरा, ये समझते हुए कि हाँ जब आपने ब्रेक लिया, एक पॉज लिया, एक चीजों को समझा, तो वो जो ब्रेक है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी आप रेडी हो या नहीं। ओके, ठीक है, ब्रेक लेना प्रोक्रेस्टिनेट करना नहीं है। ओके, तो
वो आपको खुद फिगर आउट करना होगा, आत्मविश्लेषण करना होगा कि अभी आपके लिए ये स्टेप लेना सही है, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आप चीजों से भाग रहे हैं, या एग्जैक्टली क्या है वो आप अपने अंदर खुद निर्धारित करें, खुद चयन करें कि हाँ अभी क्या करना है। जी। ऐसा नहीं है कि आप एकदम फ्यूरियस होकर एक्शन को तुरंत ले लो और आउट ऑफ अनकॉन्शियस लाइक आउट ऑफ कॉन्शियसनेस हाँ हम बिना कोई चीजें बस करे पड़े हैं। जी। वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, अननोन फ्लो। यस यस तो वो गोइंग विद द अननोन फ्लो नहीं करना, यस, वाइजली डिसीजन लेना, एंड वी शुड बी कॉन्शियस इनफ। हाँ तो बेस इनका सिर्फ और सिर्फ डर होता है, इस कारण से वो उस परिस्थितियों से बचने की कोशिश करते हैं जो बार बार एंजाइटी या पैनिक जैसी परिस्थितियां लेकर। जी बिल्कुल। सर हाउ कैन अ पेशेंट डील जब वो पोस्ट एंजाइटी अटैक की फेज में मेंटली नम और फिजिकली ड्रेन आउट हो जाए? तब उस व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिजिकली थोड़ा सा पावर गेन करे, कुछ आउटिंग करे, बाहर निकल आए, नेचर पर वॉक करे, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ बात करे जिस पर वो विश्वास कर सकता है बहुत डीपली। जी। उसे खुलकर उससे बात करनी चाहिए, अपनी चीजें एक्सप्रेस करनी चाहिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हो, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को जब आप एक्सप्रेस करते हो तब आप बहुत हल्का महसूस करते हो। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए काउंसलिंग, या अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं तो भी किसी अपने किसी अच्छे फ्रेंड को आप उनके साथ अपनी चीजें शेयर करें, क्योंकि उसे अंदर रखकर आपके लिए वो हेल्दी कहीं से भी नहीं है। बिल्कुल। तो शेयर करना। दूसरा कि थोड़ा सा उस सिनेरियो से बाहर निकलकर आसपास की चीजों को देखना, अपने मूड को चेंज करना, या फिर जैसे अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि वो काफी ब्लैंक हो गए रहते हैं, उन्हें सब कुछ डार्क लगता है और लगता है सब कुछ वेस्ट है, और वो बहुत फीलिंग उनकी जो है वो काफी खराब हो जाती है। इस परिस्थिति में उन्हें चाहिए कि वो वेकेशन पर जाएं या फिर कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस पर विजिट करें, वो भी काफी हेल्पफुल रहता है। जी। सो हाउ अ पेशेंट कैन डील विद अ सिचुएशन जहां पर उसके आसपास इनएविटेबल अनहेल्दी लोग हो, बीइंग इट फैमिली मेंबर्स और पार्टनर, जिन्हें हम फ्रीक्वेंटली डिस्टेंट नहीं कर सकते, तो वो उसे कैसे डील किया जाए? हम सभी का एक सर्कल होता है। जी। ठीक है, एक आउटर सर्कल होता है, एक इनर सर्कल होता है, एक कोर सर्कल होता है। सो एक एग्जांपल के लिए कि आपके फैमिली मेंबर्स में या फ्रेंड सर्कल्स में भी एन नंबर ऑफ पीपल होंगे, लेकिन आपको पता है कि किस फ्रेंड को अपने घर तक लेकर आना है, किस फ्रेंड को अपने इनर स्पेस तक लेकर आना है, अपने रूम तक में आप उनके साथ वो कर सकते हैं, या आप अपनी फैमिली मैटर या फिर अपनी पर्सनल चीजें आप किस सबको बता सकते हो, किन ग्रुप को बता सकते हो, या फिर किस व्यक्ति के साथ अपनी पूरी चीजें शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो knowingly unknowingly we make a boundary, certain level of boundaries। तो आउटर लेयर में, आउटर सर्कल में हम सब आ सकते हैं, हमारा सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन इनर में और कोर में वो सिलेक्टेड लोग होंगे जो आपके लिए हेल्दी हैं, जो आपको समझते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आपके फैमिली मेंबर भी आपके कोर सर्कल में आए। ओके। तो फैमिली मेंबर्स के साथ भी, फैमिली मेंबर्स को समझते हुए भी आपको एक सडन बाउंड्रीज बनानी जरूरी है। ठीक है, तो अपने इनर सर्कल का बहुत पार्ट ना बनाए, अपने कोर तक उनको बहुत एक्सेस ना दे जी अपने फैमिली मेंबर्स को, अगर वो आपके लिए टॉक्सिक हैं तब। ओके। ठीक है, और आप सिचुएशन से, लोगों से भागना इज नॉट द ऑप्शन। कब तक भागोगे, कितना भागोगे?
तो भागना कभी भी ऑप्शन नहीं है, भागना कभी सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, वेकेशन लेना, आउटिंग करना, फ्रेश हो जाना अच्छी बात है जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो भागना है। तो अगर आप उनको उतना एक्सेस नहीं देते हैं तो आप उतना इन्वॉल्व नहीं होंगे, उतनी आपकी क्लैशेस बढ़ेंगे नहीं, और आपको भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि कितने लिमिट तक कितनी चीजें उनके साथ पार्टिसिपेट करनी है, कितनी चीजें उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करनी है। और फिर आपका धीरे धीरे समझ में आएगा आपको कि हाँ, ये पॉइंट ट्रिगर होता है, तब आप एंशियस हो जाते हो, वो पॉइंट फिर आपको एक्सेस देना बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। एंड प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन मेडिकेशन। ओके, यस यस, डेफिनेटली सर, यस। तो प्रिकॉशन पहले लें, प्रिवेंशन से हम अगर अपने डे टू डे लाइफ को बदलें, अपने अगर हेल्थ पर काम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे। अगर आप अपने ब्रीदिंग पर बहुत अच्छा मास्टरी कर लेते हैं, बहुत अच्छा माइंडफुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सिचुएशंस धीरे धीरे आपकी लाइफ से हटती जाएगी, कट ऑफ होती जाएगी। आज के हमारे एपिसोड में हमने प्री और पोस्ट एंजाइटी सिम्टम्स, पैनिक अटैक और ऐसे सिचुएशंस जो हमें एंजाइटी लेकर आते हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। आने वाले एपिसोड्स में हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।